हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। बच्चों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि हम कब आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे। हालांकि अपने यूट्यूब चैनल पर हम फर्स्ट सेम वाले बच्चों के लिए अब से पहले शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी कमेंट आ रही थी और मुझे भी लग रहा था कि आपके अभी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ रह रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का काम करेंगे। तो मैं आपको कराने वाला हूं आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लगातार देखना। अगर बीच में से अगर कट करके देखते हो तो आपके डाउट क्लियर नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लगातार देखना। और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियो कब जब भी आती हैं पता चलता रहेगा, और आपको कब किस समय किस चीज़ की तैयारी करनी है। आपके एलएलबी के लिए सारी बातों के जवाब हम देते रहेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात, कुछ भाई हैं हमारे जो यूट्यूब पे कुछ अभद्र कमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, गंदी कमेंट कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल ना करो और तमीज़ से बातें करो। देखो, मैं आपको कितने प्यार से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, अनसब्सक्राइब कर दो, किसी और से पढ़ लो, मगर अपनी सभ्यता को मत भूलो। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को ज़बरदस्ती पढ़ो, और ना मैं आपके हाथ में आपका फ़ोन छीन के आपको पढ़ा रहा हूँ ज़बरदस्ती। ठीक है, अगर मेरा चैनल ख़राब है या मेरी पढ़ाने की तरकीब ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत कमेंट मत करो। ठीक है ना, बहुत सारे चैनल हैं, लॉ पढ़ सकते हो, जाके अच्छी अच्छी तैयारी कर सकते हो, अच्छी अच्छी किताब है मार्केट में, टीचर भी हैं, बट मेरे चैनल पर कोई किसी से कमेंटबाजी गलत मत करो और ना ही मेरे प्रति कोई गलत बोलो। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है ना, चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ठीक है, और ये जो बात मैं आज कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट सेम। ठीक है, इनका ये है, ये पेन थोड़ा रुक के चल रहा है। LLB फर्स्ट सेम पेपर है हमारा टॉर्ट, जिसे कहते हैं अपकृत्य। ठीक है, इसका जो कोड है हमारा 1003 है। देखो, मैं इसलिए बताता हूँ प्रत्येक वीडियो में, कभी कभार हम ऊपर का टाइटल ऑन कर लेते हैं, अंदर जाके ध्यान नहीं रहता है, हम मतलब पता नहीं पड़ता है, तो इससे आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है ना, देखो टॉट वाले में मैं एक बार 1 मिनट लेके आपको चीज़ समझा दूं। टॉट में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कन्फ्यूजन भरे होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आपके लॉन्ग भी बन सकते हैं। ठीक है ना, और लॉन्ग जो है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट भी आ सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो आपका वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट है या लॉन्ग है, आप एक ही, जैसे मैंने आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट कराया, वेरी शॉर्ट से ही आप सिर्फ शॉर्ट बना सकते हो, लॉन्ग भी बना सकते हो। ठीक है, लॉन्ग का शॉर्ट वेरी शॉर्ट तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपने शॉर्ट पढ़ लिया, वो वेरी शॉर्ट भी पढ़ लिया, तो आप शॉर्ट और वेरी लॉन्ग दोनों बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जितना आप एग्जाम्पल दे दोगे आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पेपर नहीं हो पा रहा है। भाई अब 3 पेज से ज़्यादा मत लिखो। ठीक है ना, बस 3 पेज लिखा करो। हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रथम है हमारा खंड है अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रोफेसर सामंत ने जो परिभाषा अपकृत्य की है उस परिभाषा को लिखो। मतलब जो सामंत ने अपकृत्य के लिए, टॉट के लिए जो डेफिनेशंस दी है, उस डेफिनेशंस का क्या करें, हमें परिभाषा लिखो। उसकी क्या करनी है, हमें डेफिनेशंस देनी है। तो प्रोफेसर सामंत की परिभाषा हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये लिखने को आ जाता है कि अपकृत्य विधि की एक परिभाषा दीजिए, तो आप ये वाली लिख देना। ठीक है, अपकृत्य एक सिविल उपकार है। ठीक है, क्या सिविल अपकार,
सॉरी, ये मैंने उपकार बोल दिया था, ये है अपकार। सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार। तो देखेंगे दोबारा से, अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनाधि अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है। ठीक है ना, ये थोड़ा गलत लिख गया है जल्दबाजी में, अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है, तथा जो केवल संविदा भंग, न्याय भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का साम्यक नहीं है। ये देखो, कोई न्याय मतलब ये कह रहे हैं कि संविदा भंग नहीं है। संविदा का मतलब होता है जब दो पक्षों के बीच में क्या होता है, दो पक्ष आपस में किसी व्यापार को लेकर या किसी कार्य को लेकर संविदा करते हैं, तो उनको क्या करा जाता है, क्षतिपूर्ति के लिए या अपने संविदा यानी अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए धन दिया जाता है, हानि पूर्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी की नुकसानी की कार्रवाई है। यहाँ पर ये नहीं है कि किसी ने आपस में लड़ने की संविदा करी थी, कि भाई आपने हमसे लड़ने की संविदा करी थी, लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट करा था और आप हमसे लड़े नहीं हो, या आपसे हमसे लड़े हो, जितना लड़ने का संविदा हुई थी उससे ज़्यादा लड़े हो या उससे कम लड़े हो, इसलिए मैं आप पे बात लाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, प्राकृतिक लड़ाई है, मतलब नेचुरल लड़ाई है। ये किसी से, ये तो अचानक ही होती हैं लड़ाइयाँ, ठीक है ना, नेचुरल होती हैं लड़ाइयाँ, ध्यान रखना। तो इसमें क्या कहा है, अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है, तथा जो केवल संविदा भंग, न्याय भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक नहीं है। ये थी प्रोफेसर सामंत की परिभाषा, और इस परिभाषा को आप, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को आप किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, एनी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये नहीं है अगर आपके पास उस जिस क्वेश्चन को आप रेडी कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, उसकी अगर आपको डेफिनेशन आती है तो लिख देना। अगर आपके पास और कोई डेफिनेशन ना हो तो आप इस डेफिनेशन को एनी किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, ध्यान रखना इस बात को। तो ये बनती है हमारी डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ना भी आए ना, इसको तो कहीं ना कहीं अपना यूज कर ही देना। इस वाली डेफिनेशन का आपको कम से कम 5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपके, ना क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे आपके 5 नंबर। आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यापारी का कुछ माल ख के गृह पर भूल से छूट जाता है, ठीक है। एक व्यापारी था, वो अपने माल को ख के घर पे भूल गया। ख उस माल को अपने माल के रूप में उपयोग करता है, मतलब ख ने क्या करा, जो भूला हुआ माल था उसको अपने यहाँ पे यूज कर लेता है। वह उसके बदले में व्यापारी को भुगतान करने के लिए आवृद्ध है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गलती से अपना कीमती सामान या उपयोगी सामान है हमारे घर पे भूल जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको संभाल के रखना। जब तक वो व्यक्ति चाहे हमसे कह के नहीं गया हो कि हमारे सामान की रखवाली करना, अगर वो भूल से भी भूल गया है तो हमें उसकी रक्षा करनी है, उसका बचाव करना है। अगर हमारे घर से अगर कोई और व्यक्ति ले गया तो उसका दंड हम देंगे, क्योंकि वो हमारे घर से दोबारा से कोई उठा के ले गया। तो इस बात को ध्यान रख लेना। यहाँ पे टॉट ये कहता है कि हाँ, लेकिन अगर कोई खाने पीने की वस्तु है, ऐसी वस्तु है कि अगर हम उसे 2 या 3 दिन से ज़्यादा रखते या 1 या 2 दिन से ज़्यादा रखते, वो खराब हो जाती, तो उस स्थिति में हम उसका क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जैसे खाने की है, पीने की है, ऐसी चीज़ है कि भाई अगर हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा रखते तो वो उसका जो क्या हो जाता, खराब हो जाता, पतन हो जाता, ठीक है। अगर किसी की वस्तु है जो रखी जा सकती है, जितने टाइम तक उसकी म्याद है, तो उसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा हमें उसका क्या देना पड़ेगा, दंड और भुगतान करना पड़ेगा। ये थी हमारी प्रोफेसर सामंत की परिभाषा, और इसी के ऊपर पूरा क्या है, अपकृत्य निर्भर है, इन्हीं चीजों के ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं, बीनफील्ड की अपकृत्य की परिभाषा। बीनफील्ड अपनी एक परिभाषा देते हैं, अपनी डेफिनेशंस दे रहे हैं, किसके लिए, टॉट के लिए। इनका क्या है, अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। इन्होंने कहा है कि विधि द्वारा नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। अगर हम अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तब ये भंग होगा, ठीक है। यह कर्तव्य सामान्यतः जन वर्ग के प्रति होता है।
और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमने कोई किसी का अधिकार भंग करा है या हमने अपना कोई कार्य भंग करा है तो हम उसके लिए, अगर हमारा हुआ है तो हम वाद ला सकते हैं, किसी और का हुआ तो वो वाद ला सकता है और उसकी नुकसानी की भरपाई कर सकता है या हम मांग सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हम मांग सकते हैं, हम पे कोई कर रहा है तो हम देने के अधिकारी हैं। ठीक है। और एक बात, कुछ भाई कह रहे थे कि सर बाद और बाद में अंतर, हालांकि मैं उन्हें बता चुका हूं, और जिन लोगों को नहीं पता हो वो लिख लेना, ये बाद और इस बाद में बहुत अंतर है। ये वाला बाद जो है इसको हम कहेंगे जैसे एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, मतलब ये बाद एक के बाद, जैसे यहाँ पे फर्स्ट, या के बाद सेकंड आई है, तीसरा आई है, इसके बाद। इस बाद का मतलब है केस, यानी परिवाद। ठीक है, केस कह सकते हैं, परिवाद कह सकते हैं, या वाद कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला वाद दूसरा है जो हम डालते हैं केस। ये वाद जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे। एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है आप टिक कर लेना भाई, इसके लिए जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाए इतना कम है। इस वाले क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। क्षति की दुरस्थता क्या है? क्षति की दुरस्थता। कानून किसी अनुचित कार्य से उत्पन्न होने वाली सभी बातों का लेखा नहीं रख सकता। अगर कोई घटना घटित हो रही है, कोई बात हो रही है, तो कानून इसको लिख कर हर किसी की बातों को नहीं रख सकता है, क्योंकि कानून में इतने केस हो जाते हैं, इतनी बातें हो जाती हैं, तो उनका लेखा रखना संभव नहीं है। क्या है? असंभव है। कानून किसी अनुचित कार्य से उत्पन्न होने वाली, अनुचित कार्य से उत्पन्न होने वाली सभी बातों का लेखा नहीं रख सकता है। यह कुछ पश्चातवर्ती घटनाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानता है। यानी कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, समय ज्यादा हो जाती है, तो उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानता है, और जो उस समय के दौर में चल रहा होता है उनके आधार पर यह कार्य करता है। क्योंकि कानून के लिए कारणों के कारण या परिणामों के परिणाम का अनंत रूप से विचार करते चलना संभव नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक किसी बात में कुछ कहा, किसी बात में उन्होंने कुछ निर्णय दिया, तो ये नहीं कहेंगे कि भाई उसमें ये करा, उसमें भाई ये क्या है? पश्चातवर्ती घटनाएं। हमें अब प्रेजेंट टाइम में देखना है कि 10, 15, 20 सालों में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो इसमें कहा गया कानूनों के लिए कारणों का कारण या परिणामों के परिणाम का अनंत रूप से विचार करते चलना संभव नहीं है। क्योंकि हम, अगर हमारा देश सपोज करो 70 साल हो गए, 70-75 के बीच में है हमारे देश की आज़ादी को, ठीक है भाई, इसके बीच में कितनी घटनाएं हुई हैं, हम सबका एग्जाम्पल थोड़ी दे सकते हैं, हम सबके अकॉर्डिंग थोड़ी चल सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी का क्या कर दिया? मर्डर। ये मर्डर है या नहीं, हम तो ये कहेंगे कि भाई इसने मर्डर करा है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह न्यायालय जानता है कि मर्डर किस स्थिति में हुआ है। ठीक है, मजबूरी बस हुआ है, किस कंडीशन में हुआ है, दिन में हुआ है, रात में हुआ है, एक व्यक्ति ने मारा है, इनकी पहले ही दुश्मनी चल रही थी, या अब नई दुश्मनी है, या दोस्ती के कारण मारा है, पैसे के जितने प्रकार हम बना सकते हैं उतने ही प्रकार के मर्डर की स्थिति हो सकती है, और मर्डर हो भी जाता है और बाइज्जत बरी भी हो जाता है। ये हम चीजें जब पढ़ेंगे पता चलेगा। तो इसलिए कहा जाता है हम सारी मर्डर की चीजों को हम लिख जोखा हर एक प्रत्येक केस में थोड़ी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहा क्षति की दुरस्थता। ठीक है ना, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और फिर बताए दे रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमला या आक्रमण, मैं इसे शॉर्ट में भी करा चुका हूं 20 नंबर वाले क्वेश्चन में, और ये अब मैं आपको करा रहा हूं 10 वाले में। तो आप इसे देख लेना एक बार क्या है इसमें, प्रोफेसर बीनफील्ड के अनुसार। हालांकि ये शॉर्ट में करा चुका हूं, आपने देखी है वीडियो, आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार यहाँ पे भी मैं इसे करा देता हूँ। हमला प्रतिवादी का वह कार्य है जो वादी के, देखो
प्रतिवादी वो होता है जो किसी को क्षति पहुंचाता है, वादी वो होता है जिसके क्षति पहुंचती है। ध्यान रखना, हमला प्रतिवादी का वह कार्य है जो वादी के मन में ऐसी युक्तियुक्त आशंका कर देता है कि प्रतिवादी उस पर हमला करने वाला है। सपोज करो हम किसी स्कूल में खड़े हैं और पता चले कि कॉलेज के कुछ डॉन बंदे जो बदमाशी दिखाते हैं, मतलब अदाबाजी में रहते हैं, 3-4 बच्चों को घेरें और उससे पहले आपको पता चले कि जिस बंदे ने बंदे इकट्ठे करे हैं उसका आपस में मेरे से कंधा लग गया था और थोड़ी सी झड़प हो गई थी। अब वो क्या कर रहा है, आप तो नॉर्मल वे में हो कि चलो कोई बात नहीं, कंधा लग गया, थोड़ी सी मुंह बात हुई है, कुछ खत्म बात है। लेकिन वो बंदों को इकट्ठे करने लगा तो आपको आशंका हो गई, युक्तियुक्त क्या हो गई, पूरी आशंका हो गई कि ये सामने वाला बंदा मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहता है। ठीक है, अब आप उम्मीद करता हूं ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ये क्या बात है। ठीक है, अतः हमले का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हाथों को दिखाना या शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करना, किंतु ऐसा करते समय क्षतिकर्ता जो क्षति पहुंचाने वाला है में कृत्यों को करने का इरादा और क्षमता होना आवश्यक है। मतलब जो हमें क्षति पहुंचा रहा है, जैसे अब कोई बंदा है जो बंदों को इकट्ठे कर रहा है। आप सपोज करो आपकी उम्र है 20 से लेके 25 के बीच में। ठीक है, आपकी किसी एक बंदे से क्या हो गई, झड़प हो गई। आप भी 25 के थे, वो भी 25 का था, लेकिन इसने क्या करा, दूसरे ने 6 के क्लास के, 7th क्लास के, 8 क्लास के 3-4 बंदे बुला लिए। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो युक्ति रूप से आपको मारने वाला था, क्योंकि भाई इन छोटी क्लास के बच्चों में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जो आपको पीट सकें। ठीक है, आप उन पे, वो तुम पे हावी हो सकें। अगर नर्सरी क्लास के 10 बच्चे आपके सामने अगर लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो सर हमें मारना चाहते थे। उनमें क्या होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है, क्षतिकर्ता में कृत्य होता कार्य, घटना क्या होती है, या तो देखो कच्ची पेंसिल से दिखता नहीं है, यहाँ पे लिख लो, कृत्य का मतलब कार्य या घटना। उस घटना को करने के लिए उसमें इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत होनी चाहिए, उन बंदों में इतनी सामर्थ्य और ताकत होनी चाहिए वो उसे क्षति पहुंचा सके। ठीक है, और इरादा पक्का होना चाहिए। तो कृत्य को करने का इरादा और क्षमता होना आवश्यक है। बल प्रयोग की धमकी मात्र ही आक्रमण होता है। हमने किसी को धमकी दे दी कि तुझे आज देख लेंगे, और हमें पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ताकतवर है और वो अब से पहले ऐसे अंजाम कर चुका है, वो हमें ऐसे हमारे साथ भी कर सकता है। आक्रमण होता है, लेकिन प्रत्येक धमकी से आक्रमण नहीं हो सकता है। भाई कोई कमजोर व्यक्ति दे जाए धमकी या कोई छोटा बच्चा धमकी दे जाए तो उसे हम धमकी या आक्रमण की श्रेणी में नहीं मान सकते। ठीक है ना, आक्रमण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मारपीट की। भाई ये क्या है, मारपीट। हालांकि इनका मैं शॉर्ट क्वेश्चन करा चुका हूं, ये है वेरी शॉर्ट। मैंने आपसे क्या बोला है, आपको याद होगी मेरी बातें, टॉट के अंदर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग जैसी कोई चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन निर्धारित हैं, ये इसके अंदर आ सकते हैं, ये इसके आ सकते हैं, ये इसके आ सकते हैं। ठीक है, हम वेरी शॉर्ट को शॉर्ट बना सकते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम अपने एग्जाम्पल से इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में आते हैं। ठीक है, और वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को। सही है, आगे देखते हैं मारपीट। प्रोफेसर सामंत के अनुसार, अब यहाँ पे मारपीट को प्रोफेसर सामंत ने एक परिभाषा के रूप में क्या करा है, व्यक्त करा है। तो प्रोफेसर सामंत के अनुसार किसे देखेंगे, मारपीट को हम समझते हैं किसी कानूनी औचित्य के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या इरादे से बल प्रयोग मारपीट कहलाता है। अगर हमें खूब पता है कि हम जो कार्य करने वाले हैं वे गैर कानूनी हैं और हमें उसका क्या है, पूर्ण पता है, कानूनी औचित्य पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जेल जा सकते हैं, हमें फांसी हो सकती है, मर्डर
मर्डर के प्रति हमें 7 साल की सजा हो सकती है। उसके बावजूद भी हम किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति जानबूझकर या इरादे से बल प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? मारपीट कहलाता है। ठीक है। और दूसरी बात, मारपीट हम तभी कह सकते हैं जब व्यक्ति दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़े हों। मारपीट को हम दूर से नहीं दर्शा सकते हैं कि भाई वो हमसे 10 कदम दूर खड़ा था, उसने हमसे मारपीट की है, उसे मारपीट नहीं कह सकते, उसे धमकी या आक्रमण में रख सकते हैं। ठीक है। मारपीट के लिए व्यक्ति को पास आना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, मारपीट शत्रु भाव से या अन्य व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ जानबूझकर उसके शरीर को स्पर्श करना है, भले ही वह कितना हल्का क्यों ना हो। ठीक है। अगर कोई कितना भी हल्का बंदा है, अगर हम उसे स्पर्श कर रहे हैं जानबूझ के, इसलिए कर रहे हैं कि उसे कोई क्षति हो जाए या वो गुस्से में आए और हमसे लड़े, तो ये भी क्या होगा? इसी में मारपीट की उस स्थिति में आएगा। ठीक है। मारपीट शत्रु भाव से या अन्य व्यक्ति के इच्छा के खिलाफ जानबूझकर उसके शरीर को स्पर्श करना, भले ही वह कितना हल्का क्यों ना हो। किसी को स्पर्श करना ही मारपीट की स्थिति में आएगा अगर उसकी प्रकृति लड़ने मात्र की है तो। ठीक है। ये नहीं है कि आप रास्ता चलते में अगर आपसे 50 लोग छुप गए और आपके कॉलेज में आपसे कोई छुप गया, अरे ना अब तो मैं मारपीट का मुकदमा लगाऊंगा, उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए वो जो आपसे लड़ना चाहता था। ठीक है ना। ऐसे तो आप कोरोना से भी तगड़े केसेस ला के रख दोगे, सर मैं तो आज 50 लोगों से छुपा हूँ, 50 मारपीट के केस दायर कर दो। ठीक है ना। तो अदालत तो भरी पड़ी रहेंगी। ऐसे नहीं, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि सामने वाला लड़ने के पर्पज से हमसे ये सब कार्य कर रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, अपकृत्य और संविदा में क्या अंतर है? अपकृत्य और संविदा में क्या अंतर है? तो अपकृत्य देखेंगे, टॉर्ट। अपकृत्य में व्यक्ति उन कर्तव्यों को भंग करता है जो प्रारंभिक रूप से कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखते हैं एक बार फिर से। अपकृत्य में व्यक्ति उन कर्तव्यों को भंग करता है जो प्रारंभिक रूप में कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कानून में, हमारे कानून में ये लिख दिया है कि अगर हम किसी को पीटेंगे तो मारपीट में आएगा, अगर हम किसी के ऊपर ईंट फेंक के मारेंगे तो आक्रमण में आएगा, हम किसी से गाली गलौज करेंगे तो मानहानि में आएगा। सही है। अगर किसी को जान से मार देंगे तो मर्डर में आएगा। ये क्या है? पहले से ही निर्धारित है और इन कार्यों के लिए हमें क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। ये कहां से आए हैं? ये कानून में पहले से ही निश्चित है। अगर ऐसे कार्य करोगे तो इसके लिए ये दंड है और ये नाम दिया जाएगा, है ना। तो ये है अपकृत्य। अपकृत्य में व्यक्ति उन कर्तव्यों को भंग करता है जो प्रारंभिक रूप से, प्रारंभिक यानी पहले से ही कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या किए जा चुके हैं कि अगर आपस में लड़ोगे तो मारपीट होगी। ठीक है। किसी को गोली मारोगे तो मर्डर होगा। ठीक है। ऐसे कर्तव्य सामान्य रूप में व्यक्तियों के प्रति होते हैं। एग्जाम्पल, आक्रमण, मारपीट या अपमान इत्यादि। ठीक है। आगे आ जाओ। संविदा भंग। संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है संविदा भंग। संविदा में व्यक्ति उन कर्तव्यों को भंग करता है जो स्वयं पक्ष द्वारा नियत किए जाते हैं। ऐसे कर्तव्य विशेष व्यक्ति के प्रति होते हैं। देखो यहाँ पे टॉर्ट की बात चल रही थी, अपकृत्य की। यहाँ पे क्या था? हमारी सरकार ने पहले ही निर्धारित कर रखा है अगर इस तरह की कोई कहानी बनती है मारपीट की तो वो मारपीट में आएगा, उसके लिए क्या धाराएं हैं, क्या क्या दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे कार्य हमें नहीं करने हैं, गैर कानूनी है, कानूनी है। ये क्या है? कानून द्वारा निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पे क्या है? संविदा में ये सब चीजें हम उत्पन्न करते हैं क्योंकि भाई कानून में ये तो ये लिखा नहीं है कि मैं आपको, आपने कहा कि सर, किसी बच्चे ने मेरे से डील की कि सर 1000 रुपये मैं पर मंथ आपको दूंगा और आपको मुझे 1 मंथ पढ़ाना है। तो ये डील में हमने आपस में की है ना, अभी बनाई है ना ये डील। ये डील कोई हमारे संविधान में थोड़ी लिखी हुई है, कानून में, आईपीसी में थोड़ी लिखी हुई है कि 1 साल बाद जाके एक लड़का या 50 साल बाद के एक लड़का और लड़की आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि वो उसे पढ़ाए 1000 रुपये में। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम ही करते हैं। ठीक है। संविदा में व्यक्ति उन कर्तव्यों को भंग करता है जो स्वयं पक्षों द्वारा नियत किए जाते हैं। ये कर्तव्य विशेष व्यक्ति के प्रति होते हैं। एग्जाम्पल, संविदा के अंतर्गत कार्यपालन किसी विशेष व्यक्ति के प्रति होता है, ना कि अजनबी के।
मतलब ये जो कृत्य है उनके बीच होता है, ये जो कार्य है उनके बीच होता है जो आपस में संबंधी होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो दिल्ली गया था, वहां पे एक लोग से मैंने मतलब किसी व्यक्ति से मैंने भैया संविदा करी थी, अब वो तो भाग गया। भाई दिल्ली क्यों गए थे, क्या मतलब था, ये तुम संविदा अनजान व्यक्ति से थोड़ी करोगे। अनजान व्यक्ति से तो तुम्हारी लड़ाई हो सकती है, अनजान व्यक्ति से आप संविदा ना करोगे। अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहे ना, अनजान व्यक्ति, कि भैया 10 रुपए दे देना मुझे, आप 10 तो क्या उसे 1 रुपया भी नहीं देने वाले हो, ठीक है ना। और कोई आपसे जान पहचान का है तो आप उसे दे दोगे, तो ये क्या है, हमारी संविदा, और वो क्या है, अपकृत्य, ठीक है। अपकृत्य किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, संविदा जान पहचान वाले व्यक्ति से ही होती है, ठीक है। अपकृत्य और अपराध में अंतर, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, अपकृत्य और अपराध में अंतर। इसे दूसरे तरीके से, अपराध क्राइम, इसमें किसी व्यक्ति के लोकलक्षी सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। यह कृत्य सर्वसाधारण के अपराध हो, यह कृत्य साधारण के लिए, यहाँ पे आएगा लिए, छूट गया है। यह कृत्य सर्वसाधारण के लिए अपराध होता है। अपराध में कार्रवाई फौजदारी न्यायालयों में की जाती है। अगर कोई अपकृत्य का अपराध होता है, लोकलक्षी सार्वजनिक अधिकार है, तो ये जो न्यायालयों में, फौजदारी न्यायालयों में जाएगा। अगर अपकृत्य यानी टॉर्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, मैंने यहां पे ध्यान नहीं दिया था। अगर अपराध होता है, अगर हमारा अपराध होता है तो ये हमारा किस में जाएगा, न्यायालयों में। देखो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ध्यान भटक जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, दोबारा समझाता हूं। अपराध, इसमें किसी व्यक्ति के लोकलक्षी सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यह कृत्य सर्वसाधारण के लिए अपराध होता है। अपराध में कार्रवाई फौजदारी न्यायालयों में की जाती है। यह पहले ही लोकलक्षी राज्य में है, लक्षित सार्वजनिक अधिकारों का है। अगर इसमें कोई घटना कारित होती है, कोई घटना या कोई कार्य होता है, तो वह किस न्यायालय में जाएगी, फौजदारी न्यायालय में जाएगी, अपराध के अंदर, ठीक है। अभी मैं कुछ देर पहले अपकृत्य बोल गया था, तो उसके लिए सॉरी भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। अपकृत्य, इसमें किसी व्यक्ति के लोकलक्षी व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है। यहाँ पे किसका हो रहा था, सार्वजनिक अधिकार का। यहाँ पे किसका हो रहा था, सार्वजनिक मतलब होता है सभी का, ठीक है ना। यहाँ पे किसका हो रहा है, व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति विशेष का, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति के लोकलक्षी व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है। यह कृत्य व्यक्ति विशेष के प्रति होता है। अपकृत्य के मामले में कार्रवाई दीवानी न्यायालयों में की जाती है या दी जाती है। अगर अपकृत्य का मामला है तो दीवानी न्यायालय में जाएगा, और फौजदारी का मामला है, अपराध का मामला है तो फौजदारी न्यायालय में जाएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये मैंने आपकी समझ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या है, नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कभी बाई चांस कभी कभार आ जाते हैं ये वाले दोनों क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप इनको जब समझ पाओगे तो आप टॉट के क्वेश्चनों को आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है अपकृत्य एवं न्यास भंग में अंतर। यह है अपकृत्य एवं न्यास भंग में अंतर। अपकृत्य यानी टॉर्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपकृत्य मूल रूप से सामान्य विधि का अंग है। इसमें क्षतिपूर्ति का बाद कॉमन लॉ में चलाया जाता है। अगर अपकृत्य में कोई एक बाद है तो वो कॉमन लॉ में चलाया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, न्यास भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर न्यास भंग संपत्ति विधि का वैभाग है। इसमें क्षतिपूर्ति का बाद चांसलरी न्यायालय में ही चलाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जानबूझकर आपत्ति लेना, ये मैं आपको पहले करा चुका हूं, ठीक है। एक बार इसे पढ़ के निकाल देते हैं। जानबूझकर आपत्ति लेना या समस्त कार्य से दुष्कृति नहीं होती नामक सूत्र का, देखो जानबूझकर आपत्ति लेना या समस्त कार्य से दुष्कृति नहीं होती नामक सूत्र का अर्थ है कि जहां व्यक्ति स्वेच्छा से
हानि उठाता है वहाँ कानूनी क्षति नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर कोई व्यक्ति जानबूझकर क्षति उठा रहा है, खुद पता है कि यहाँ से क्षति हो सकती है, फिर भी वो वहाँ पे जाता है या कार्य करता है, तो वो जिम्मेदार नहीं होगा जो जिसके द्वारा क्षति हुई है। सामान्य के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने अधिकार को त्याग दिया है तो वह फिर उस अधिकार का लाभ उठा नहीं सकता। अपकृत्य के बचाव का यह महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर किसी व्यक्ति के पास, मैंने बोला था दो घर वाला, मैंने दो घर वाला एक एग्जाम्पल दिया था इससे पहले भी वाली वीडियो में, जानबूझकर आपत्ति लेना। अगर किसी व्यक्ति के पास दो घर हैं, उनमें से वे एक को किसी को दान कर देता है और आगे कुछ समय बाद उसे ज़रूरत पड़ती है पैसों की, अपने घर को जो उसके पास एक बचा है उसको बेचने के बाद अगर उसे दूसरे घर को बेचने की ज़रूरत थी तो वह बेच नहीं सकता है, क्योंकि वह पहले ही दान कर चुका है, वो आपत्ति खुद उठा चुका है। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, स्वेच्छा से अपने अधिकार को त्याग दिया, तो इसे कहते हैं जानबूझकर आपत्ति लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। सामान्य विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को ऐसी हानि पहुंचाई गई है जिसके लिए वह क्षतिपूर्ति की मांग का अधिकारी है, तो ऐसी हानि के लिए दावा करने का अधिकार उस व्यक्ति के मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, आपस में कोई दुर्घटना हुई और उसने वाद दायर करा, अगर वाद दायर करने वाला और जिसके ऊपर वाद दायर करा है, अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो वह वाद जो केस है वो वहीं के वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब तक दोनों पक्ष जीवित हैं तब तक ही केस चलता है। दोनों पक्षों में से किसी भी एक की मृत्यु अगर हो जाती है तो केस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखते हैं, जिसने हानि पहुंचाई है या जिसको हानि पहुंची हो, दोनों में से जिसने हानि पहुंचाई है या हानि जिसको पहुंची है, दोनों में से कोई एक खत्म हो जाता है तो मुकदमा खत्म। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका मुकदमा चलाने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, इसे देखते हैं। इस अधिनियम का नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यह उस तिथि से लागू होगा जब केंद्र सरकार विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित करे और अलग अलग राज्यों तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए पृथक पृथक तिथियां घोषित की जा सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अधिनियम पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं किया गया, विभिन्न अंतरालों में लिपि तिथि पर अधिनियम लागू किया गया है। मतलब इसमें कहा गया है कि मतलब जब तक केंद्र सरकार विज्ञप्ति नहीं दे देती है किसी कानून को लागू करने के लिए, तब तक वो लागू नहीं होता है। और यह कानून एक समय पर लागू नहीं हुए हैं, विभिन्न विभिन्न समय पर विज्ञप्ति द्वारा, केंद्र सरकार की विज्ञप्ति द्वारा लागू हुए हैं। और इनको लागू होने के कार्य को क्या कहा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही कराने वाला हूं, कुछ ही देर में आपके पास ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ये थे हमारे टॉट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि अब से पहले शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और हैं, 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनकी वीडियो जल्दी आपके पास आने वाली है कुछ ही घंटों में। तो आप इन्हें देखो और अपने नोट्स बनाओ। मैंने क्या बोला था, ये एक ऐसी टॉट का मतलब, टॉट एक ऐसी चीज है, वेरी शॉर्ट से ही हम शॉर्ट बना सकते हैं और शॉर्ट से लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जितनी बातें बना सकते हो, जितने एग्जाम्पल दे सकते हो, इतने हम अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके द्वारा यह जो वीडियो देखी गई है ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। और कमेंट करके मुझे बताएं
कि आपको वीडियो से कितना लाभ मिल रहा है, आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और जल्द से जल्द आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।